जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए, और सब बढ़िया? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? देखो भाई, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। इस टाइम पेन द्वारा की गई मेहनत पूरे जीवन आराम देगी। अगर इस टाइम पेन से मेहनत नहीं की जाएगी तो पूरे जीवन शारीरिक मेहनत करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम लोग ये जो बैठे बैठे पेन से मेहनत करनी है उसी को कर लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो चलिए, इससे पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारत परिषद अधिनियम 1892, और उसमें मैंने बताया था कि बजट पे बहस करने का अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को मिला था। उसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब आज के क्लास में हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए, इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्यों इस अधिनियम को लाया गया, इसका रीजन क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे तो उनके द्वारा 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया, तो उसके बारे में ये बताया गया कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें कुछ कमियां हैं, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग ला रहे हैं। ठीक है? तो लेकिन अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था? क्योंकि आप लोगों को पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस का भी स्थापना हो गया है, और भारतीय लोग 1857 की क्रांति से पहले या उससे बाद से ही अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग एक ही समस्या से ग्रसित होते हैं तो स्वतः ही उनका आपस में एक समूह बन जाता है। तो यही भारतवासियों के साथ भी हो रहा था, क्योंकि पूरे भारतीय लोग अंग्रेजों से त्रस्त थे, उनके शासन प्रणाली से, उनके व्यवहार से, मतलब हर एक चीज से जो भी अंग्रेजों द्वारा उनके प्रति की जा रही थी, इन सारी चीजों से भारतीय त्रस्त थे। और यही वजह थी कि धीरे धीरे इन लोगों में एकता की भावना प्रबल होते जा रही थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इसमें अंग्रेजों ने जो भी प्रावधान किए, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो परिषद अधिनियम लाया गया, इसमें अंग्रेजों ने यही कोशिश की कि भारतीयों में फूट डाला जाए और राज किया जाए। ठीक है? इस जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम जो मार्ले था वो भारत सचिव था। भारत सचिव और भारत परिषद के बारे में हम पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं डिटेल में, तो यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो जो मार्ले था वो 1909 में भारत सचिव था, और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था। तो इन दोनों द्वारा ही इस परिषद अधिनियम को लाया गया। इसी वजह से 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। और इसको लाने का मेन उद्देश्य था इन लोगों का कि हिंदू मुस्लिम में फूट डाली जाए। ठीक है? और जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के लोग थे उनमें भी फूट डाली जाए, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ के लोग, कांग्रेस के द्वारा ही एकता की भावना प्रबल हो रही थी भारत में, और जो भी शिक्षित वर्ग के लोग थे कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाना स्टार्ट कर दिए थे।
तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई भारत परिषद अधिनियम 1909 का, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी बोला जाता है। अब यहां पे हम लोग पढ़े कि इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किए गए इसमें। ठीक है, तो देखिए, हम आप लोगों को पिछली कई अधिनियम में बता चुके हैं कि परिषद में सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। क्या किया जा रहा है? परिषद में सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है। उसमें अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाया जा रहा है। तो इस एक्ट में कौन सा प्रावधान किया गया कि इस एक्ट में, इससे पहले की क्लासों में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि भारत परिषद जो था उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, देखिए जो सदस्यों की संख्या थी परिषद में, चाहे वो केंद्रीय परिषद हो और चाहे वो प्रांतीय परिषद हो, दोनों में बढ़ाई जा रही थी। तो यहां पे इस एक्ट में क्या किया गया कि इससे पहले जो परिषद में गैर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो जो 10 से 16 थी, यहां पे 16 से 60 कर दिया गया। और इसमें यह बताया गया कि आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे और परिषद में जो बहुमत होगा वो सरकारी सदस्यों का होगा। ठीक है, तो 16 से 60 में आधे क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे, अर्थात आधे उसमें जो होंगे वो सरकारी सदस्य होंगे। और सरकारी सदस्य और भी जो है, जैसे कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन दोनों को मिला के परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। यह चीज यहां पे क्लियर की गई। तो पहला प्रावधान इसमें क्या किया गया कि परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। एरो ऊपर को है, अर्थात वृद्धि की गई। और केंद्र में सीटों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक, और एक चीज इसमें और क्या हमने बताया कि इसमें आधे गैर सरकारी अर्थात अतिरिक्त होंगे और सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। सरकारी सदस्यों का बहुमत मतलब ज्यादा होंगे ये। ठीक, ये चीज हमने बताया। देखिए, ये चीज हो गई सरकारी के केस में। यहां पे समझ लेंगे कि जो वायसराय और उसकी परिषद द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी उन लोगों को सरकारी सदस्य बोला जाता था। और हम बता चुके हैं कि 1892 के परिषद अधिनियम में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी प्रारंभ हो गया था, जैसे जिला बोर्ड, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय, इन सारी चीजों के वजह से इन लोगों के द्वारा जो भी चुन के या मनोनीत करके सदस्य आते थे वो गैर अतिरिक्त सदस्यों में आते थे। तो उनके द्वारा जो भी चुना जाता था उनको गैर सरकारी या अतिरिक्त सदस्य बोला जाता था। तो यहां पे सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा परिषद में, ये स्पष्ट हो गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा किया जाता था, तो जब परिषद में वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के लोग ज्यादा होंगे तो कोई भी रूल ब्रिटिश के झुकाव में बनाया जाएगा। ये सीधी सी बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद पीछे वाला जो प्रावधान था 1892 वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहां पे अगला प्रावधान जो किया गया वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो इसमें पिछले वाले में अप्रत्यक्ष था और यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन तो किया गया लेकिन जो मताधिकार था वो सीमित था। मताधिकार क्या था? सीमित था। ऐसा कैसे? मताधिकार
सीमित। मतलब क्या है? मतलब कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो था, लेकिन सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का जो अधिकार दिया जाता था वो कर, संपत्ति, शिक्षा इत्यादि के बेस पे दिया जाता था, यानी सबको अधिकार मत देने का नहीं था। और इस हिसाब से इस एक्ट के तहत 10% से भी कम लोगों को मौका मिला था भारत में वोट देने के लिए। तो यहां पे जो मताधिकार को किया गया कि किस बेस पे दिया जाए, तो कर के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, और किसके आधार पे? ये कर और संपत्ति के आधार पे, ठीक है। और एक इसमें हो गया शिक्षा के आधार पे। इन सब चीजों के आधार पे मताधिकार दिया गया। और जब इन सब चीजों को लागू करके मताधिकार दिया गया तो 10% से भी कम लोगों को मौका मिला था वोट देने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होंगे। उसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया था, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि भारत में भारतीय लोगों में एकता की भावना प्रबल हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स अब ये सोच रहे थे कि क्यों ना भारतीयों में फूट डाला जाए। तो जब भारतीयों में फूट डाले जाने की बात आई तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, यानी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस परिषद अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए लाया गया। क्या किया गया? पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए लाया गया, अर्थात मुस्लिमों द्वारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी वो अलग से होगी, उनके लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगला प्रावधान जो किया गया था वो पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए? सबके लिए नहीं लाया गया था, मुस्लिमों के लिए लाया गया था, ठीक, मुस्लिमों के लिए लाया गया था, ठीक है। अब देखिए ये किसके टाइम में लाया गया था? तो मिंटो के टाइम में लाया गया था। कौन था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय में भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। तो यही वजह है कि यहां पे सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है मिंटो द्वारा और उसी कार्यकारिणी द्वारा। यही रीजन है कि मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। और इसी निर्वाचक मंडल जो सांप्रदायिक मंडल लाया गया था, इसी के संबंध में मोरले द्वारा यह भी बोला गया था कि हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। यानी उन लोगों को पता था कि ये आने वाले समय में ये जो परिषद अधिनियम है इसका भारतीयों पे कौन सा भीषण प्रभाव देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों से ब्रिटिशर्स परिचित थे। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक जो है सांप्रदायिकता का जनक भारत के संबंध में किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है, ठीक। और यहां पे जो एक स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा? मोरले द्वारा। क्या दिया गया? हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, जिसका फल भीषण होगा। ये किसके द्वारा बोला गया? मोरले के द्वारा बोला गया। देखिए ये स्टेटमेंट कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कभी ये दे देगा कि प्रसिद्ध कथन हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा किस अधिनियम से संबंधित है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिना देर किए उत्तर लगाएंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। या यह भी पूछ सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में एक कथन है हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, यह किसका कथन है? तो यह किसका है? मोरले का है, ठीक है। और हम जैसा कि पीछे के अधिनियमों में बता चुके हैं कि अब बार बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड वासी जो हैं
जो शासन कर रही है, जो ब्रिटेन की क्राउन है भारत पे, कि भारतीयों को खुश किया जाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इससे पहले हम बताए थे कि भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों में शामिल करना प्रारंभ किया गया था, और पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था प्रथम बार। इससे पीछे के प्रावधानों में हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो वो गैर सरकारी सदस्यों में शामिल किया गया था। यहां पे पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भारतीय को शामिल किया गया, वो भी किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। और वो किसको शामिल किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को, अर्थात एसपी सिन्हा जी को शामिल किया गया था। तो प्रथम बार अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भारतीय को कब शामिल किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को शामिल किया गया था, और इनको बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। और इसके बाद हम बता चुके हैं कि भारत परिषद का भी गठन हुआ था, जो कि ब्रिटेन से भारत में शासन को देख रही थी। तो जो भारत परिषद था उसमें भी पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया इसी एक्ट के तहत। किसको किसको शामिल किया गया? केसी गुप्ता जी को शामिल किया गया और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी को शामिल किया गया। तो ये 2 चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को, जिनको बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद पहली बार भारत परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। इन 2 लोगों को शामिल किया गया। तो इसमें हम लिख लेंगे कि प्रथम बार वायसराय कार्यकारिणी में साथ ही साथ आप लोग लिखते चलेंगे, एक भारतीय एसपी सिन्हा जी को, एसपी सिन्हा जी को, और बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। यह भी हो गया। और उसके बाद अगला प्रावधान क्या हुआ कि प्रथम बार भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वो कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और ये जो सारे प्रावधान थे ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किए गए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए इसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर दी हैं। हमें लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। ये हो गया। यहां पे देखिए, आप लोग अगर हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे खुद से लेक्चर देख के, तो आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें 1-2 बार पढ़ेंगे छप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो देखिए 1919 में जो अधिनियम लाया गया था, भारत परिषद अधिनियम, जिसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़े हैं, ये फेल हो चुका था पूरी तरह, क्योंकि इसमें अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे थे। और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समझौता हो गया था 1916 में। ये दो चीजें हुई, तो ये दोनों मिलके अब आवाज को और मुखर कर रहे थे, ये दोनों संस्था। जैसे देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उसके बाद क्या हुआ, 1917 में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की और उस घोषणा में भारत को स्वतंत्र डोमिनियन बनाने की बात कही, अर्थात भारत को स्वतंत्र शासन देने की बात की। यहां पे भारतीयों को स्वतंत्र करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मॉन्टेग्यू के घोषणा में ये किया गया कि उसमें बताया गया कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियन बनाया जाएगा, अर्थात ब्रिटिशर्स के अंडर में ही भारत के लोग शासन करेंगे। भारत को स्वतंत्र करने की बात नहीं की जा रही है। और उसके बाद 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई, ठीक, क्योंकि उस टाइम मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था वो भारत का वायसराय था। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 को लाया गया। तो ये चीज हो गई। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रावधान, तो यहां पे जो पहला प्रावधान किया गया, तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केंद्रीय विधान परिषद एक ही सदन होता था। इससे पीछे के क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे भारत परिषद की बात की जाए चाहे केंद्रीय विधान परिषद की बात की जाए, तो ये सब एक सदन में थे, एक ही बॉडी थी। लेकिन यहां पे पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया और इसमें एक सदन को उच्च सदन बोला गया, उच्च सदन को राज्य परिषद बोला गया और जो निम्न सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा बोला गया। देखिए आज भी हम लोगों के भारत के संविधान में जो संसद का प्रावधान किया गया है वो भी द्विसदनात्मक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था दिखाई देती है वो किस अधिनियम से प्रेरित है, तो आप सीधा बोलेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 से प्रेरित है, क्योंकि प्रथम बार भारत शासन अधिनियम 1919 में ही यह बताया गया कि भारत में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जा रही है। और इसमें जो उच्च सदन था उसको राज्य परिषद बोला गया और जो निम्न सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा बोला गया। अब देखिए जो उच्च सदन था अर्थात राज्य परिषद था, उसमें जो सदस्यों की संख्या रखी गई वो 60 रखी गई और जो निम्न सदन था जिसे केंद्रीय विधानसभा बोला गया उसमें सदस्यों की संख्या जो है 145 रखी गई। जैसे देखिए यहां पे जो भारत में उच्च सदन किसको बोला जाता है, राज्यसभा को, और निम्न सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को। तो वैसे ही 1919 में भी ये प्रावधान किया गया था। और ये दोनों सदनों के जो सदस्य थे उनकी शक्तियां क्या थी, सारी चीजों की शक्तियां समान थी सिवाय एक चीज को छोड़ के। वो एक चीज क्या थी कि जो बजट पे बहस करने का जो अधिकार था, यानी बजट को पास करने का जो भी प्रक्रिया थी वो कहां पे किनको दिया गया, केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन के जो सदस्य थे उनको बजट का विवेचना या उसको लाने का या उस पर बहस करने का अधिकार किसके सदस्यों को दिया गया, तो निम्न सदन अर्थात केंद्रीय विधानसभा को दिया गया। तो यहां पे हम पहला प्रावधान क्या पढ़ेंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। और ये दो सदन कौन कौन से थे, एक था उच्च सदन और एक था निम्न सदन।
और इसमें था राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य थे, और इसमें था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 सदस्य थे। ठीक, और जो शक्ति थी वो समान थी। बजट पे विवेचना का अधिकार या बजट से संबंधित जो भी अधिकार थे वो किसको दिया गया? केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को। तो यहाँ पे बजट लिख दे रहे हैं, इससे आप लोग समझ जाइएगा कि बजट से संबंधित जो भी अधिकार दिए गए वो केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन को दिया गया। इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक, अब द्वैध शासन कैसे लाया गया? देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं जब पीछे की क्लासों में कि अच्छा हिस्ट्री में बताना है उसको, ठीक है, बताया नहीं है कि जो द्वैध शासन का वर्णन पहली बार अगर कहीं पे किया गया तो लियोनील कार्टिस की एक पुस्तक है डायरकी, उसमें किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि डायरकी का वर्णन सर्वप्रथम कहां देखने को, द्वैध शासन का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो वो कार्टिस की डायरकी नामक जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम द्वैध शासन का वर्णन देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लियोनील जो कार्टिस है उसको द्वैध शासन का जनक माना जाता है। यही वजह है कि लियोनील कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है, क्योंकि लियोनील कार्टिस की जो पुस्तक थी डायरकी, उसी में सर्वप्रथम द्वैध शासन का वर्णन मिलता है। तो ठीक है, यहां पे प्रांतों में द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार दोनों की स्थापना की गई। अब उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब होता है और द्वैध शासन का, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे। देखिए, यहां पे अगर पहली बार बात किया जाए कि पहली बार कंपनी के शासन के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो 1764-65 में जो क्लाइव था बंगाल का, उसके समय में लागू किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए कि प्रांतों में ताज के अधीन जब शासन चल रहा था, प्रथम बार द्वैध शासन का जिक्र कहां किया गया, तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। और इसमें बताया गया, तो देखिए द्वैध शासन में दो विषय रखे गए थे, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। तो देखिए आरक्षित में किन किन विषयों को शामिल किया गया, जैसे वित्त हो गया, न्याय हो गया, राजस्व हो गया और पुलिस हो गई। इन सारी चीजों को किसमें शामिल किया गया? आरक्षित विषय में शामिल कर दिया गया। और हस्तांतरित विषय में इसके बाद जो भी विषय बचे उनको हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। तो यहां पे देखिए, जो आरक्षित विषय होते थे, जो आरक्षित विषय होते थे उस पे जो विधि बनाने का अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को दिया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण विषय है, वित्त है, न्याय हुआ, राजस्व हुआ, पुलिस हुआ, ये सारी महत्वपूर्ण जो विषय हैं, इन पे जो विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को दी गई। और इन आरक्षित विषयों पर वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी तो ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, अर्थात विधि बना देंगे। इनका काम नहीं है कि अगर इनसे कोई पूछ सके कि आपने ऐसी विधि क्यों बनाई, चाहे आपके द्वारा ये गलत विधि क्यों बनाई गई है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, लेकिन हम तो यहां पे देख रहे हैं कि उत्तरदायी सरकार की बात की जा रही है कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। तो देखिए जो हस्तांतरित विषय थे वो वायसराय द्वारा ही विधि बनाया जाता था, लेकिन
भारतीय जो मंत्री होते थे उनसे सलाह करके हस्तांतरित विषयों पर वायसराय द्वारा विधियां बनाई जाती थी। और ये जो वायसराय और उस भारतीय मंत्री जो थे, ये व्यवस्थापिका जो थी उसके प्रति उत्तरदायी थे। तो देखिए यहां पे देखिए इनकी कितनी घटिया सोच है। वित्त हुआ, न्याय हुआ, राजस्व हुआ, पुलिस हुआ, इन सारी जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको ये लोग अपने पास रख लिए हैं और ये किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो कम महत्वपूर्ण विषय है उन पे कानून बनाने का, जो विधि बनाने का अधिकार है, वायसराय भारतीय मंत्रियों के सलाह से करेगा और क्या करेगा, ये उत्तरदायी होगा किसके प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति। ठीक, तो यहां पे वायसराय और भारतीय मंत्री इनके सलाह से होगा और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यही जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसी चीज को ध्यान में रख के यहां पे बोला गया कि इन लोगों के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। और द्वैध मतलब क्या होता है, दो शासन। तो यहां पे देखिए एक आरक्षित विषय हो गया, एक हस्तांतरित विषय हो गया, तो इन दो विषय हो गए। यही वजह है कि इस प्रकार से जब शासन प्रणाली को अपनाया गया तो उसे बोला गया द्वैध शासन। और ये प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ था, ये जो अपनाया गया ये प्रांतों में अपनाया गया, ना कि केंद्र में अपनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रावधान किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहां पे जो तीसरा प्रावधान इसमें किया गया कि सांप्रदायिक जो मंडल था उसका विस्तार किया गया। ये कैसे, सांप्रदायिक जो मंडल था इसका विस्तार कैसे किया गया, कैसे इसको समझेंगे हम। तो हम इससे पहले के जो एक्ट था उसमें हम बता चुके हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय इन सबके लिए की गई। यहां पे देखिए ये सबको तोड़ना चाहते हैं कि सबको फूट डालो ताकि शासन करने में आसानी होगी। उसके बाद यहां पे प्रथम बार महिलाओं को भी सीमित मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। देखिए ये चीजें की गई। सांप्रदायिक मंडल जो था उसका विस्तार किया गया और उसमें क्या किया गया, मुस्लिम जो पहले थे इनको बढ़ाकर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय इन सबको शामिल कर दिया गया। और इसके बाद प्रथम बार महिलाओं को भी मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया गया, लेकिन यह सीमित मताधिकार था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। देखिए सांप्रदायिक मंडल का, सांप्रदायिक मंडल का विस्तार, और ये कहां तक पहुंच गया, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और उसके बाद यूरोपीय, जो भारत में यूरोपीय बसे थे उनको, उनके लिए भी हो गया ये। और प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि सांप्रदायिक मंडल की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत, तो बताएंगे 1909 के अधिनियम के तहत। और प्रथम बार भारत में महिलाओं को जो मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार जो दिया गया वो किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो आप सीधा बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो ये किया गया, जैसे आप देखते हैं कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी का एग्जाम कराती है ना, तो उसी के बेस पे इसकी स्थापना या इसकी नींव किस अधिनियम से पड़ी, तो यहीं से पड़ी कि इस एक्ट में
पहली बार प्रावधान किया गया कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के तहत, लेकिन इसका गठन जो है वो 1926 में हुआ। ठीक है, प्रावधान भले इसमें कर दिया गया। 1924 में ली आयोग का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जब उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप बोलेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919। अगर यह पूछे कि किस आयोग के सिफारिश पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो ली आयोग के सिफारिश पे। कब किया गया? 1926 में किया गया। तो यह चीज आप लिख लेंगे यहां पे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1919 के एक्ट के तहत किया गया, परंतु इसका जो गठन है वो 1926 में और 1924 में इसका गठन यहां पे लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट दी गई थी, उसी के आधार पे ली आयोग की जो रिपोर्ट थी। तो ये तीनों जो चीजें हैं, इन तीनों चीजों को आप नोट करेंगे कि गठन का प्रावधान कब किया गया और कब गठन किया गया और किस आयोग के रिपोर्ट के आधार पे गठन किया गया। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया, देखिए जो भारत परिषद थी, आप लोगों को पता है कि ये ब्रिटेन में रहकर भारत में शासन के कार्यों को संपादित कर रही थी, और परंतु इन लोगों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। और हम बता चुके हैं कि भारतीय परिषद में जो भारत का जो परिषद बनाया गया था, जो ब्रिटेन में था, 15 सदस्य था, ये भी बता चुके हैं। तो भारतीयों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी कि जबकि इनका वेतन भारत से दिया जा रहा है और ये ब्रिटेन में रह रहे हैं और वहीं से कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो इनका कोई मतलब हम लोगों के लिए नहीं निकल के आ रहा है। तो भारतीयों के विरोध के कारण जो भारत परिषद था उसकी शक्तियों को घटा दिया गया। अब इसमें क्या क्या किया गया? पहले भारत परिषद जो थी वो 15 सदस्यीय थी, लेकिन अब क्या किया गया कि न्यूनतम इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 12 हो सकते हैं। और दूसरा यह भी किया गया कि अब जो भारत परिषद के सदस्यों का वेतन और अन्य खर्च है वो ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग यहां पे कि भारत परिषद की जो शक्ति थी उसे घटा दिया गया, और पहले 15 था और अब कर दिया गया न्यूनतम 8 और मैक्सिमम 12। और वेतन और जो अन्य खर्च है, वेतन प्लस खर्च, ये कहां से दिया जाएगा? ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के राजस्व से। तो ये चीजें हो गई। ठीक, इसके बाद इसमें एक अगला प्रावधान ये किया गया कि हाई कमिश्नर की एक नियुक्ति की गई भारत सचिव की सहायता के लिए। कभी कभार पूछ देता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। और किस लिए की गई थी? तो भारत सचिव की सहायता के लिए की गई थी। तो एक प्रावधान ये किया गया, और दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया कि प्रथम बार जो केंद्रीय बजट थी उसको राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। तो यहां पे हाई कमिश्नर की नियुक्ति, इसको नोट कर लेंगे अगले पॉइंट में आप लोग। हाई कमिश्नर की नियुक्ति समझ जाइएगा लोग कि ये 7वां है। और 8वां क्या किया गया कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट इसको पृथक कर दिया गया। ये नेक्स्ट प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी चीज किया गया। और एक अंतिम प्रावधान इसमें और आप लोग नोट कर लेंगे कि इसी प्रावधान में ये बताया गया
कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करेगा और उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए रिपोर्ट देगा। तो इसके तहत कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो ये जो प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किस चीज के लिए? ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके कार्यों की समीक्षा के लिए। ठीक है, क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन होगा, इसका भी प्रावधान किया गया। और इसी प्रावधान के तहत 1927 में साइमन कमीशन जो आयोग था उसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 1919 में आया तो 1929 में होना चाहिए था, तो 1927 में ही क्यों हो गया? तो उसका रीजन था कि भारतीय लोग बहुत बड़े लेवल पे असंतुष्ट होते जा रहे थे और ब्रिटेन के लोगों को ये लग रहा था कि कहीं भारत के लोगों द्वारा फिर से 1857 जैसी जो क्रांति हुई थी कोई मुखर विरोध न कर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आयोग का गठन 1929 में होना था उस आयोग का गठन 1927 में ही कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब एक बार इन दोनों एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए थे उस पर संक्षिप्त में प्रकाश डाल देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यही समाप्त किया जाएगा। तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो था उसमें मैंने आपको बताया कि परिषद में सीटों की संख्या जो थी केंद्र में वो 16 से 60 कर दी गई और यह भी बताया गया कि उसमें आधे अतिरिक्त सदस्य होंगे अर्थात गैर सरकारी सदस्य होंगे, परंतु परिषद में जो बहुमत होगा वो सरकारी सदस्यों का होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी यहां पे प्रारंभ किया गया, लेकिन जो मताधिकार दिया गया वो सीमित दिया गया, कर संपत्ति और शिक्षा के आधार पर दिया गया। उसके बाद यहां पे हमने बताया कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, अर्थात यहां से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का स्थापना हुआ और हम कह सकते हैं कि मिंटो जो था वो भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। और इसी के संबंध में मोरले द्वारा एक कथन भी बोला गया था कि हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। इसके बाद हमने ये भी बताया आप लोगों को कि प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भारतीय को शामिल किया गया था, वे थे एसपी सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई। उसके बाद हमने ये भी बताया कि प्रथम बार भारत के परिषद में जो भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वो 2 भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। इसके बाद हम लोग आए थे 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें जो प्रावधान किया गया वो पहला यह किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, एक उच्च सदन था एक निम्न सदन था। उच्च सदन को राज्य परिषद बोला गया जिसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला गया जिसमें सदस्यों की संख्या 145 थी। और हम बताए थे कि इसमें जो भी सदस्य थे दोनों सदनों के शक्तियां तो समान थी, किंतु बजट निर्माण से संबंधित जो भी शक्तियां थी वो केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन के सदस्यों को प्राप्त थी। उसके बाद हमने बताया कि प्रांतों में द्वैध और उत्तरदायी शासन को प्रारंभ किया गया और द्वैध शासन का जनक मैंने बताया कि लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। और पहली बार कंपनी के अधीन कब लगाया गया था और ताज के अधीन कब लगाया गया था ये भी बताया था। इसमें हमने ये भी आप लोगों को बताया कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय इन दोनों पे अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया, इसी वजह से इसको द्वैध शासन बोला गया। आरक्षित विषय में मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि इसमें वित्त हो गया, न्याय हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय थे वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा कानून बनाया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार था वो वायसराय भारतीय मंत्रियों के सलाह से करता था। उसके बाद हमने बताया कि सांप्रदायिक मंडल का विस्तार किया गया, सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपीय सबको दे दिया गया सांप्रदायिक
मंडल। उसके बाद मैंने यह भी बताया कि केंद्रीय लोक सेवा के आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 के तहत। 1924 में ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1926 में इसका गठन किया गया। और उसके बाद मैंने बताया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई भारत सचिव की सहायता के लिए। उसके बाद मैंने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। और उसके बाद मैंने अंत में यह बताया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज डिटेल में बताई। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही लगातार क्लास लेके आता रहूं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो यहां से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।